पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़े थे, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया था। आज इसके आगे पढ़ने वाले हम लोग। एक क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 कि दो बिंदु आवेश है, एक 9e है और एक ही है जो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। कहाँ रखा जाए नए आवेश को कि इससे संतुलन में आ जाए। संतुलन के लिए परिणामी बलों का योगफल 0 होना चाहिए। सो मान लेते हैं कि Q को 9e तथा E को मिलाने वाली रेखा के बीच में रखा गया है। यहाँ पर इसके लेफ्ट में x डिस्टेंस है 9e की और जो बची डिस्टेंस है वो 16 माइनस x है राइट साइड में। अतः आवेश E से इनकी दूरी क्रमशः 16 माइनस x होगी, जो कि E आवेश है। इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 16 माइनस x, और 9e से इसकी दूरी कितनी हम मान रखें x मान रखें। आवेश समूह धनात्मक है, अतः Q के संतुलन के लिए आवश्यक है कि इस पर 9e और E के कारण लगने वाले वैद्युत प्रतिकर्षण बल F1 और F2 विपरीत और परिमाण में बराबर हो, अर्थात F1 बराबर F2। ये है कूलाम का फॉर्मूला, इसका यूज़ करके हम लोग मान लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट यहाँ यूज़ करते हैं। तो इसमें से 1/4 पाई 1/4 पाई कट जाएगा, सिर्फ बचेगा जो है वो 9/x², और यहाँ बचेगा 1/1 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। और इस 16 माइनस एक्स को यहाँ करके इसका वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करने के बाद जो हमें मान प्राप्त होगा, एक बार प्लस ई और एक बार प्लस के बाद माइनस। तो प्लस जब यूज़ किया जाएगा तो एक्स की वैल्यू 12 आएगी, माइनस यूज़ करोगे तो आप 24 आएगी। इस तरीके से एक्स का जो 24 मान है वो दोनों आवेशों के बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है और ये दूरी आ रही है 24, तो ये की क्या है, इनवैलिड है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। अतः संतुलन के लिए Q को दोनों आवेशों के बीच 9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। अगर हमने 9e से 12 पर रखा है तो E से कितनी दूर पर रखा होगा भाई? अगर इस आवेश को 9e से 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है तो दूसरे वाले आवेश को 4 सेंटीमीटर दूर ही रखा जाएगा, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी टोटल 16 सेंटीमीटर ही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4 कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तूल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है को संतुलित कर सके। तो संतुलित करने के लिए हम जानते हैं कि वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर द्रव्यमान यम का मान दिया हुआ है। द्रव्यमान यम की वैल्यू है 0.001 मिलीग्राम, और इसे किलोग्राम में बदलोगे आप 10⁻6 का गुणा कर लेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन है, वैद्युत क्षेत्र की मात्रा और आवेश के बराबर यानी होता है। संतुलन की अवस्था में बूंद पर लगने वाला बल FeQE भार mg के बराबर होना चाहिए। हम Q को हटाकर इसकी जगह यानी का प्रयोग करेंगे तो NEE बराबर m इंटू जी। अब यहाँ से E का मान निकालना है तो पक्षांतर करेंगे तो E बराबर हो जाएगा mg बटा NE। इस मान को रख करके हम संतुलन प्राप्त कर सकते हैं और परिणाम मिलेगा। सो यहाँ से हम देखते हैं E बराबर mg बटा NE। m का मान जो दिया था वो रखा गया, g का मान 9 पॉइंट होता ही है, n का मान 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर था, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। सोल्व कर लेंगे 2.04 × 10⁻10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2017 का क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5 कि धातु के एक पतले गोलीय कोश की त्रिज्या दी गई है। इस पर आवेश की मात्रा 0.2 माइक्रोकूलम है। एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जब ये गोल कोश के भीतर होगा बिंदु, कभी कोश के बाहर होगा और कभी कोश के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर होगा। सो पहला केस है, आवेशित गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स रेखाएं हमेशा पृष्ठ के सतह पर होती है, ये कभी पृष्ठ के अंदर नहीं आती, इसलिए इस गोलीय कोश के भीतर हमेशा वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। दूसरा है इसके वाह्य बिंदु पर। सो वाह्य बिंदु के लिए कोश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर रखा हो। अतः यदि कोश की त्रिज्या कैपिटल R, तब इसके कोश के ठीक बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R² होती है। इसमें Q का मान दिया 0.2 माइक्रोकूलम। इस माइक्रो को कूलम में बदलने के लिए 6 का गुणा करेंगे। त्रिज्या R का मान 0.25 मीटर दिया ही है।
हम इसमें इस पूरे की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 प्रयोग करेंगे और इंटू आवेश क्यू का मान, त्रिज्या का मान रख के सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.88 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अगला क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट था कि आवेशित कोश के बाहर केंद्र से ज़्यादा दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो कोश के बाहर अगर कोई बिंदु है तो तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² होती है। यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू मैंने रखा और Q का मान जो दिया गया था वो रख दिया गया और दूरी R का मान 100 से प्राप्त हो जाएगा 200 न्यूटन प्रति कूलम। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वैद्युत फलक से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए और वैद्युत फलक की परिभाषा और इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत फलक से क्या तात्पर्य है, इससे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए और वैद्युत फलक का मात्रक और विमीय सूत्र इसके लिए लिखिए। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, वैद्युत फलक से क्या तात्पर्य है, इसका आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। या ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछता है कि वैद्युत फलक की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है और ये किसने बताया था, गॉस ने, इसी बंद पृष्ठ के लिए कि कैसे वैद्युत फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। कोई एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, उस काल्पनिक पृष्ठ से जो रेखाएं गुजरती है वैद्युत बल रेखाएं, उनकी संख्या की माप को ही कहते हैं हम वैद्युत फ्लक्स। देखते हैं यहाँ क्या है परिभाषा। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट गुणे मीटर होता है। किसी निर्दिष्ट स्थिति पर वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को प्रदर्शित करती है। अतः किसी क्षेत्रफल अल्पतांश यानी एक लघुखंड DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ही होता है। DA से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही EDA होती है और जो इस अल्पमान से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल DA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई E का मान इस क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। अतः DA = E डॉट TA। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है जिसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादातर लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ देखो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा, ध्यान में रखिएगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल रेखा नहीं, जो पृष्ठ के अभिलंबवत रेखा गुजरती है उन बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर एक पृष्ठ है तो इसके लंबवत जो रेखाएं गुजरेंगी ना, सिर्फ वही बल रेखाएं काउंट की जाती हैं वैद्युत फ्लक्स में, और बल रेखाओं को काउंट नहीं करते। ये जो अल्पमांश बार बार आप देख रहे हो इसका मतलब होता है लघु अवयव। तो इस तरीके से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बनती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। किसी निर्दिष्ट स्थिति पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को प्रदर्शित करती है। अतः किसी क्षेत्रफल अल्पांश DA से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या EDA होगी और जो EDA होती है इसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगला पॉइंट, किसी भी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल DA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स d फाई E का मान इस क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश DA के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। अर्थात d फाई E बराबर E डॉट TA। संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स फाई E का मान पृष्ठ के समस्त अल्पांशों से वैद्युत फ्लक्स के मानों का योगफल होता है। यदि अल्पांश अति अल्प हो तो योगफल को समाकल से प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी ये अगर अति छोटा है, जो DA की वैल्यू है वो अगर बहुत कम है
तो इसे समाकलन से हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। कैसे प्रतिस्थापित करते हैं? तो इस तरीके से फाई ई की वैल्यू जो कि अभी तक अल्पांश था डी फाई ई, एक छोटे से मान से प्राप्त हुआ था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए है, इसके समाकल को लिखेंगे तो हमें संपूर्ण फ्लक्स का मान मिल जाएगा। जहाँ चिन्ह ये क्लोज्ड इंटीग्रल संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन का चिन्ह है, इसको समाकल कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल अल्पांश डी ए के बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण थीटा हो, तो ऐसी स्थिति में ई डी ए को लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा, एंड देन वी हैव अ फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा का इंटीग्रल। अब ई स्टैटिक चार्ज के कारण है, यानी स्थिर आवेश के कारण, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, कोस थीटा कांस्टेंट होता ही है। जिसके मान में परिवर्तन हो सकता है वो है ये लघु अवयव ए। सो आप सभी लोग जानते हो कि अगर एक का किसी भी राशि के समाकलन हम करते हैं किसी भी राशि के सापेक्ष, तो वही राशि हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से 1dA का समाकलन ये होगा, तो इसको हटाकर इसकी जगह ये यूज़ किया गया। सो वी हैव फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ये, जहाँ इंटीग्रल ऑफ डी इज इक्वल टू 1, दैट इज संपूर्ण क्षेत्रफल है। सो हम कह सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, यही फ्लक्स का व्यंजक है। अब यदि किसी बंद सतह जैसे वक्र पृष्ठ जिसके अंदर आयतन परिबद्ध हो से वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलती हैं, वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह धनात्मक होता है। इसके विपरीत यदि वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ यानी सतह के अंदर की ओर जाती है, तब वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह ऋणात्मक होता है। यानी एक बंद पृष्ठ जैसे कि कोई ठोस गेंद है, इस गेंद में जो रेखाएं प्रवेश करेंगी वो सभी के सभी क्या होंगी, ऋणात्मक, और जो इसके बाहर जाएंगी वो सभी ऋणात्मक रेखाएं होंगी धनात्मक। तो बाहर को निकलते हुए फ्लक्स पॉजिटिव और इन होते हुए नेगेटिव। इस तरीके से नेट वैल्यू अगर देखा जाए तो क्लोज्ड सरफेस के लिए 0 होता है। तो ये व्यंजक ड्राइव हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, 7वां प्रश्न है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई का मान 5 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम मीटर है। ये आई कैप का मतलब हुआ कि यह वैद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ वाई जेड तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, पहले ये बताना है। फिर यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, ये हमें बताना है। सो प्रश्न के अनुसार जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक्स दिशा में है, और एक तल होता है आपका जेड एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, और इन दोनों के समांतर एक तल ऐसे दिया गया है। इसमें से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या की माप हमें बतानी है। सो एक्स दिशा में वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी एस होगा। यहाँ क्षेत्रफल का परिणाम है, चूँकि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 10 × 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में बदलोगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर होता है। ऐसे में अगर यहाँ वर्ग करोगे आप तो यहाँ भी वर्ग करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात 10⁻4। तो 100 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर या 1 × 10⁻2, क्योंकि ये 100 का मतलब +2 घात होती है और ये 2 घात इस 4 घात में से कम हो जाएगी, तो ऋण 2 घात हमें प्राप्त होगी। तो ये क्षेत्रफल ए बराबर आ गया 1 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से फर्स्ट केस है, जब वर्ग का तल वाई जेड के समांतर है तो तल पर अभिलंब एक्स दिशा में होगा। ये आप देख रहे हो, अगर ये समांतर है ऐसे वाई जेड के, इस पर रेखाएं कैसी हैं, ऐसे लंबवत पड़ रही हैं। और अगर लंबवत है तब वैद्युत क्षेत्रफल तथा तल के अभिलंब के बीच बना कोण का मान 0 होगा। ऐसी स्थिति में वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी एस होगा। सो इज इक्वल टू ई एस कॉस 0। ई की वैल्यू दी है, एस की वैल्यू है, और cos 0 का मान 1 होता ही है। हम सभी जानते इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र है और ठीक उसी दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर भी है, तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0।
cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 5 एकम 5 और 10 की घात 3 को 2 से घटा देंगे, 1 घटाई 1 का मतलब 10 होता है, तो आता है 50। अगली स्थिति है कि जब थीटा का मान 30 अंश हो तब क्या होगा। तब वैल्यू फ्लक्स का मान फाई बराबर ई दो डी एस बराबर ई एस cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ 30 यूज करेंगे। ई का मान 5 गुणे 10 की घात 3, क्षेत्रफल 1 गुणे 10 की घात 2, थीटा का मान 30 और cos 30 का मान स्क्वायर रूट 3/2 होता है। सो 5 इंटू 10, ये 10 पावर नेगेटिव हो जाएगा ना, तो 10 बचेगा, और cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 है, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 पंचे 10, फिर 25, 25 स्क्वायर रूट 3 मीटर मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। अगला क्वेश्चन अगवा देखते हैं। कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसिय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान ऋण 1 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर कूलम है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, यानी जो रेडियस 10 है उसको 20 करना है, 10 को क्या करना है 20, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। दूसरा क्वेश्चन है बिंदु आवेश का मान क्या है। ये दो प्रश्न हमें हल। सो बिंदु आवेश के चारों ओर खींचे जा गए गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, अतः त्रिज्या को 2 गुना करने पर भी गुजरने वाला फ्लक्स ऋण 1 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही रहेगा। अब इसमें थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये एक पृष्ठ है और इससे होकर के ऐसे 5 रेखाएं गुजरती हैं, 4 और ये 5 रेखाएं। अगर इस छोटे से पृष्ठ से 5 रेखाएं गुजरती है, तो मैं अगर इसके समांतर ऐसे बड़ा सा भी पृष्ठ पूछूंगा तब भी उसमें से गुजरने वाली रेखाएं क्या है, 5 ही है। इनका मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, इसलिए जितना वैद्युत फ्लक्स पहले रहा होगा 2 गुना करने पर भी उतना ही वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, अर्थात नेगेटिव 1.0 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आवेश का मान क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि गॉस ने कहा था किसी बद्ध पृष्ठ से कुल फ्लक्स I बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से अगर हमें Q का मान निकालना हो तो एप्सिलॉन नॉट का फाई में गुणा कर देना है, तो वी हैव Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और गुणे फ्लक्स फाई का मान ऋण 1 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। सो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 8.85 इंटू 10 पावर नेगेटिव 9 कूलम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है किसी निकाय में 2 आवेश है, एक आवेश QA है 1.5 माइक्रोकूलम का, दूसरा आवेश QB है ऋण 1.5 माइक्रोकूलम का, और 2 बिंदुओं A जिसका निर्देशांक दिया हुआ है, एक बिंदु B जिसका निर्देशांक दिया हुआ है पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव के आघूर्ण का परिमाण क्या है और इसकी दिशा भी लिखनी है। तो थोड़ा ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। मान लो ये x एक्सिस है, डैश हो जाएगा x डैश, और ये y और y डैश है। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव में है, जो B पॉइंट है 2 मिलीमीटर कामा 0, और एक पॉइंट यहाँ पर है जो बिंदु A है जो कि ऋण 2 मिलीमीटर है कामा 0 है। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी होती, इधर भी 2 मिलीमीटर इधर भी 2 मिलीमीटर, तो परिणामी कितना हो जाएगा 4 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये जो टूयल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा बेटा 4 मिलीमीटर आ जाएगा। और 1 मिलीमीटर को 10 की घात ऋण 3 मीटर कहते हैं, तो 4 मिलीमीटर का 4 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है टूयल का मान यानी आवेशों के बीच की दूरी, वो आवेशों के बीच की दूरी हमें मिल गई 4 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर, और आवेश Q का मान 1.5 गुणे 10 की घात ऋण 6 माइक्रोकूलम कन्वर्ट करके कूलम बना लिया जाएगा। फिर पूछा है द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, तो द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L होता है। इसमें हमने Q का मान रखना है और इस 2L का मान रखना है, तो 15 चौके 60 6.0 इंटू 10 पावर नेगेटिव 9 कूलम इंटू मीटर हो जाएगा, और इसकी दिशा होगी B से A। इस ऋण
द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व का मान क्या है? तो एक अनंत रैखिक आवेश है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है। तो एक अगर ऐसे लंबा अनंत लंबाई का चालक तार हो, देखो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है आप समझने के लिए कि अनंत लंबाई का क्या मतलब होता है। अनंत लंबाई का मतलब होता है कि तार की लंबाई इतनी हो कि वह वैद्युत क्षेत्र से बाहर निकला रहे। जैसे मान लो ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर भी इसकी कुछ लंबाई होनी चाहिए, तो ऐसे तार को बोलते हैं अनंत लंबाई का तार। तो ये अनंत लंबाई के तार के लिए रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु r है, उसकी तीव्रता E बराबर होती है λ/2 πε0 इंटू r। इसमें रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर होगा 2 πε0 r E। यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे, इस पूरे का गुणा हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1/2 4 πε0 कर दिया मैंने, 2 से भाग कर दिया, इसमें 2 से गुणा। क्यों? क्योंकि 4 πε0 का मान ज्ञात करना ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/4 πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है। सो ऐसे में अगर यहाँ 4 πε0 आ जाता है तो इसकी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं मान। अब चूंकि इंटू में है तो इसलिए बटे में लिखना पड़ा। तो E की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 1/9 इंटू 10⁻9 एंड दिस मल्टीप्लाई करोगे 10⁻7 कूलाम पर मीटर कह सकते हो आप इसे, या कूलाम मीटर इनवर्स कह सकते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र ये है, याद रखिएगा, E बराबर λ/2 πε0 इंटू r, जहाँ लैम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, इसका मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पर आपके ये कि 11वां, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁸ कूलाम पर मीटर है। ये लैम्डा दिया हुआ है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सो अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हम लोगों ने सीखा E बराबर λ/2 πε0 होता है। बट इस 2 पाई को हमने 4 पाई बनाना है तो 2 से यहाँ गुणा कर दिए। अब ये थोड़ा इजी हो जाता है इतने का मान लिखना। r का मान 2 सेंटीमीटर दिया है, इसको हमने 100 से भाग कर दिया तो 0.2 मीटर हो गया। लैम्डा भी दिया हुआ है, इसमें मान रख देंगे लैम्डा की वैल्यू और टोटल वैल्यू और इंटू 4 πε0 का मान रख के हल कर लेंगे। 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका और अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय 5 अंक का यह प्रश्न है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा इस तरीके से ही पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन 2016 में भी आया है, 2014 में आया है, 2019 में आया है, सिद्धार्थनगर में नहीं आया था, आ सकता है हमारे जिले में प्रत्येक क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अक्षीय स्थिति में हमें देखना है तीव्रता का मान क्या है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, माना कि किसी एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसमें +q तथा -q कूलाम के आवेश एक दूसरे से 12 मीटर दूरी की रखे हुए हैं, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है। द्विध्रुव की अक्षीय मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक स्थित बिंदु प्रेक्षण है जिसका नाम है P। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है
माना कि द्विध्रुव के आवेश प्लस q और माइनस q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और E2 है। यानी प्लस q के कारण E1 और माइनस q के कारण E2 है। अब यहाँ चित्र नीचे है, उसको देखिए। चित्र से स्पष्ट है कि प्लस q से बिंदु P की दूरी r माइनस यल और माइनस q से इसकी दूरी r प्लस यल है। कैसे है वो चित्र से मैं आपको समझा देता हूँ। चित्र ध्यान से देखिए। ये एक डाइपोल है AB, इसके एक सिरे पर प्लस q आवेश है, एक सिरे पर माइनस q। ये मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से ये दूरी आपको r दी गई है बिंदु P की, जहाँ हमें तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। इस धन आवेश से दूरी ज्ञात करनी है, तो चूंकि पूरे द्विध्रुव की लंबाई को गणना की दृष्टि से 2l माना जाता है। मध्य बिंदु O है, ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसकी दूरी आधी आधी l और l हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस l है और यहाँ से पूरा मध्य बिंदु से डिस्टेंस r है। तो धन आवेश की दूरी सिर्फ यही इतनी तो होगी, r माइनस यल, क्योंकि ये बिंदु के नज़दीक है। जबकि ये दूसरा आवेश निगेटिव वाला दूर है, मध्य बिंदु से यल इकाई दूरी पर है, तो डिस्टेंस r प्लस l हो जाएगी। यानी पॉजिटिव चार्ज की दूरी r माइनस यल और नेगेटिव चार्ज की दूरी r प्लस यल होगी। तो हम सबसे पहले इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लिखते हैं, बराबर 1/4πε0 इंटू के क्यू बटा r माइनस यल का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी क्या है, r माइनस l है। ये AP दिशा में है, A से P की ओर है। नेक्स्ट E2 निगेटिव आवेश के कारण जो दूरी दी गई है वो r प्लस यल है। तो E2 की वैल्यू 1/4πε0 के क्यू बटा r प्लस यल का होल स्क्वायर PV दिशा में होगा। क्योंकि बिंदु P पर तीव्रताएं E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश और विपरीत दिशाओं में है कार्यरत है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी तथा परिणामी तीव्रता E की दिशा E1 की दिशा में ही होगी, क्योंकि E1 का मान E2 से बड़ा है, इसलिए परिणामी की दिशा E1 की ओर होगी। तो E बराबर E1 माइनस E2। समझ पा रहे हो आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए स्क्रीन पे देखिए, एक तीव्रता E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इसके विपरीत है, दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इनमें से परिणामी निकालने के लिए इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। अब E1 बड़ा है तो E1 में से E2 को घटा देते हैं, दैट्स इट, बस इतना सा ही है। तो E बराबर E1 माइनस E2। अब इसके आगे देखिए, E1 का मान 1/4πε0 के होगा ही, दोनों में सेम आएगा। धन आवेश के लिए Q बटे R माइनस एल स्क्वायर और 1/4πε0 ऋण आवेश के लिए Q बटा R प्लस एल स्क्वायर। अब इन दोनों में Q कॉमन है, 4πε0 भी कॉमन है, तो Q बटे 4πε0 के कॉमन हो गया। जो बचा वो 1/r माइनस एल स्क्वायर और 1/r प्लस एल स्क्वायर है। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो अंश में r प्लस एल स्क्वायर माइनस r माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म हल हो जाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा सिर्फ 4lr। तो भी अब Q बाई 4πε0 के 4lr बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1/4πε0 के 2 इंटू Q गुणे 2l इंटू r। मैंने इस 4l को ना 2 इंटू 2l करना है, ये ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि Q इंटू 2l का मान वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P के बराबर होता है। तो इस तरीके से E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2pr बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, यदि द्विध्रुव की लंबाई के सापेक्ष प्रेक्षण बिंदु P मध्य बिंदु O से दूरी बहुत अधिक है, यानी r इज मच टू l, तो r की तुलना में एल स्क्वायर का मान उपेक्षणीय होगा। अतः इस दशा में द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सीधा आप लिखोगे E बराबर इस l को 0 करते हुए हटा देंगे, तो ये r पावर 4 आ जाएगा। 4 वाला ऊपर जो r लिखा हुआ है
इस आर से कट जाएगा, एक तो बचेगा सिर्फ आर क्यूब। ए इज इक्वल टू 1/4πε0 के बटा 2p आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। यदि यह द्विध्रुव निर्वात या वायु में होता तो के का मान 1 रखते, जल के लिए के का मान 81 होता है, अपभरक के लिए के का मान 6 होता है, ये याद रखिएगा। तो ये है द्विध्रुव के कारण व्यंजक, इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। सो ई बराबर 1/4πε0 2p बटा आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के सदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का दूसरा प्रश्न है। 2017, 2020, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। यानी पहले द्विध्रुव की परिभाषा और उसके आघूर्ण की परिभाषा देनी है। फिर एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र निकालना है। याद है बल आघूर्ण का सूत्र, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये पूछ रहा है। आगे अथवा करके क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, यही प्रश्न दूसरी भाषा में, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। पहले बल आघूर्ण का व्यंजक निकालो, फिर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा इसी बेसिस पे देनी है। यानी ये वाला फॉर्मूला P बराबर टाउ बाई ई करके आपको बताना है, इससे सूत्र है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, टाउ बराबर P बराबर टाउ बाई ई से आपको इसका फॉर्मूला देना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बच्चों। विद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये क्या चीज़ है, पहले इसे डिस्कस करते हैं। वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे प्रायः P से प्रदर्शित करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव पर कितना बलयुग्म लगेगा, वो अगला व्यंजक है। तो परिभाषा यही इतनी है कि वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसे द्विध्रुव कहते हैं और इसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। उसका भी मैं सूत्र जानते हो, ATL होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। मात्रक एम्पियर इंटू मीटर लिखते हैं और विमीय सूत्र ATL होता है। अब आ जाते हैं इसके लिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बलयुग्म लगता है। तो यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाए तो उसके आवेशों पर समान और विपरीत बल नेगेटिव QE और प्लस QE अर्थात एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, रिस्टोरिंग। प्रत्यानयन को रिस्टोरिंग कहते हैं। अर्थात यहाँ चित्र में देखें तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र E आप देख पा रहे हो, एक समांतर रेखाओं द्वारा ही व्यक्त करते हैं। समांतर रेखाएं जो दिख रही हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई द्विध्रुव है AB, ये दिख रहा है आपको, ये द्विध्रुव AB है और ये क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी लंबाई 2L है। एक सिरे पर नेगेटिव की और एक सिरे पर पॉजिटिव की। जो धन आवेश होता है इस पर बल हमेशा क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ऋण आवेश पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ये दोनों बल एक ही रेखा के अनुदिश नहीं लग रहे हैं, उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है। इसकी क्रिया रेखा इधर है, इसकी क्रिया रेखा इधर है, अर्थात ये आघूर्ण बनाएंगे। सो इनके बीच की ये लंबवत दूरी निकालनी होती है। इसके लिए हम ये लंबाई 2L प्रयोग करेंगे और थीटा का प्रयोग करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे,
फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब का मतलब ये लंबाई से है जो कि नहीं मालूम, जबकि कर्ण का मान ये लंबाई 2l है ये, तो बटा 2l लिखोगे तो l का मान जो आ जाएगा वो होगा 2l साइन थीटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दोनों बलों के बीच की दूरी 2l साइन थीटा है, और दोनों बल में से एक बल का परिमाण किसी एक का लेना है, और बल बराबर होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पर लगने वाले बल बराबर और विपरीत होंगे, एक प्लस क्यू ई और एक माइनस क्यू ई होगा। ये एक बलयुग्म बनाएगा जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बलयुग्म का आगुण ज्ञात करना है। तो टाउ जो बलागुण होता है बल गुणे बलों के मध्य लंबवत दूरी, ये फॉर्मूला होता है। बल एफ गुणे लंबवत दूरी AC, और मैंने अभी ज्ञात किया था कि AC का मान यानी लंबवत दूरी कितनी होगी 2l साइन थीटा। इस तरीके से बल एफ बराबर आया QE गुणे 2l साइन थीटा। हम इस Q को और 2l को एक साथ करेंगे तो Q गुणे 2l एक साथ हो गया इंटू E साइन थीटा। Q गुणे 2l की जगह लिखेंगे P बराबर E साइन थीटा हो जाएगा। सो वी हैव अ टाउ एज अ PE साइन थीटा, मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होगा, जहाँ P बराबर Q गुणे 2l वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब ये द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो थीटा का मान 90 और साइन 90 का मान 1 होता है। इस अवस्था में द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म अधिकतम होगा, अर्थात टाउ मैक्स बराबर P इंटू E होगा। इस अवस्था में द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म का गुण अधिकतम होगा, अर्थात टाउ बराबर P, ये मैक्सिमम होगा। इसके आगे देखते हैं कि किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे और डिस्कशन करने हैं हमें। सो यहाँ पर अधिकतम वैद्युत आघूर्ण मिल गया। अब यहाँ से हम द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर लिख सकते हैं टाउ मैक्स बटे ही, क्यों? क्योंकि P बराबर टाउ बराबर आपको क्या मिला, टाउ बराबर आया PE साइन थीटा। तो यहाँ से P का मान लिखेंगे तो टाउ मैक्स बटे ही, क्योंकि मैक्सिमम में थीटा नहीं होता है। अगर मान लो E का मान 1 है और तब P का मान टाउ मैक्स आएगा, क्योंकि यहाँ 1 रखोगे तो 1 से डिवीजन करने पर टाउ मैक्स ही आएगा, कूलाम पर मीटर। अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के बराबर है जो द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है। ये होगी परिभाषा इस सूत्र के अनुसार, और यही पूछा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, न्यूमेरिकल है, 5 नंबर का है। तीसरा क्वेश्चन कि 1 गुणे 10 की घात ऋण 6 कूलाम और ऋण 1 गुणे 10 की घात ऋण 6 कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं जो कि परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? सो यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक ध्रुव का आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l हो, तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2l होता है। इसमें हमें Q का मान 1 गुणे 10 की घात ऋण 6 और L का मान 2 गुणे 10 की घात ऋण 2 दिया है। सो फॉर्मूला के अनुसार P का मान आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात ऋण 8 कूलाम इंटू मीटर। अब वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U थीटा बराबर माइनस P कॉस थीटा होती है, अतः संतुलन की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U नॉट बराबर माइनस P कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 प्रयोग करेंगे तो P ही आएगा। और जो P का मान है वो 2 गुणे 10 की घात ऋण 8 है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 गुणे 10 की घात 5 दे रखी है, तो ऋण 2 गुणे 10 की घात ऋण 3 हो गई। ऋण 3 कैसे हुई? ऋण 8 से 5 को कम किया गया, ऋण 3 हो गया। ये एक आंसर हो गया, एग्जाम में याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 5 नंबर के प्रश्न है, लेंथ तो होंगे ही, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एक 3 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम तथा ऋण 3.2 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 गुणे 10 की घात ऋण 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं।
यह द्विध्रुव 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर तीव्रता के सामंगी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। हमें ज्ञात करना है पहला वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, दूसरा क्वेश्चन द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 अंश घुमाने में आवश्यक कार्य, तीसरा साम्यावस्था में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो जो प्रश्न में आंकड़े दिए उसमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P Q × 2L, Q का मान दिया है और लंबाई L का मान दिया है, रख के ज्ञात कर लेंगे। 7.68 × 10⁻29 कूलम इंटू मीटर ये प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन था कि वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था अर्थात वैद्युत क्षेत्र एक दिशा से 180 अंश घुमाने में कितना कार्य करना होगा। हम जानते हैं कार्य W बराबर होता है PE1 - cos थीटा, इसमें थीटा का मान 180, P का मान 7.68 × 10⁻19 कूलम इंटू मीटर दिया है, E का मान हमें मालूम है। इन मानों को यहाँ रखेंगे समीकरण में, तो 7.68 × इतना और 1 - cos 180। cos 180 अंश जो लिखा हुआ है इसका मान ऋण 1 होता है। जब आप यहाँ ऋण 1 प्रयोग करेंगे तो ऑलरेडी एक ऋण है और ये ऋण लगाएंगे तो ऋण का धन हो जाएगा, तो 1 1 मिलकर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो गुणा करने पर टोटल परिणाम 6.144 × 10⁻23 जो लिए आपका आंसर हो गया बोर्ड का जो पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण पर रखने पर इसका स्थितिज ऊर्जा E का मान होता है -P cos थीटा, जहाँ थीटा द्विध्रुव की अक्ष तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। साम्यावस्था में थीटा का मान 0 होता है, तो cos 0 की वैल्यू चूंकि 1 होती है इसलिए यहाँ 0 रखने पर सीधा मान आ जाएगा -PE। अब इसमें P और E के मान हमें पता है, हम उन मानों को रख करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। P का मान दिया हुआ 7.68 × 10⁻29 कूलम, E का मान 4 × 10⁵5 वोल्ट पर मीटर है। सो U का मान 7.68 × 10⁻29 और 4 × 10⁵5 का गुणा करेंगे तो ये मान आपको 3.072 × 10⁻23 जूल प्राप्त हो जाएगा। अगला लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में गॉस की प्रमेय क्या है, कथन लिखो। देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यानी गॉस का नियम अथवा करके एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की वैद्युतशीलता है। जानते हो निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो पहले सीखते हैं गॉस की प्रमेय क्या है। 5 नंबर का प्रश्न है, पूरा लिखना होगा। गॉस की प्रमेय कहती है कि वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच एक संबंध को व्यक्त करती है। तो गॉस की प्रमेय निर्गत वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच के संबंध को व्यक्त करती है। इसके अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। इसे कहते हैं कूलॉम का गॉस का नियम। ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। अब यही हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे होता है। उत्पत्ति ध्यान से देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, उत्पत्ति भी करनी होगी, नहीं तो एग्जामिनर मुस्कुराएगा, केवल फार्मूला लिख के छोड़ देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। उसके मुस्कुराहट में 1 नंबर आपका जाने का खतरा बना रहेगा। सो देखते हैं कि चित्र में एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इस बंद पृष्ठ में किसी बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है। इस प्रकार बंद पृष्ठ प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पृष्ठ के बिंदु P पर एक अत्यंत लघु क्षेत्रफल dA लिया गया है। इस बिंदु P की O से दूरी स्मॉल r है, जो कि यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा। चित्र बहुत स्पष्ट बना है। ये पूरा एक क्षेत्रफल है, इसमें एक लघु अवयव लिया गया है। यह लंबवत क्षेत्र है, क्षेत्रफल घटक इधर को लिया गया है, वैद्युत क्षेत्र इधर को है और ये पूरा का पूरा लघु क्षेत्र है।
इसकी दूरी स्मॉल r है। यहाँ डी ओमेगा घन कोण कहलाता है, इसे आप जानते हो। घन कोण का मतलब किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। आवेश मुख्यतः गोलीय होता है, इसलिए अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है उसका मान 4πr² होता है, क्योंकि ओमेगा का मान a/r² होता है। अगर डी ओमेगा की बात करोगे आप तो इसे डी ए लिखना होगा और तब r² से इसमें डिवीजन करेंगे। इस लघु क्षेत्रफल वेक्टर डी ए को इस पर खींचे गए अभिलंब पी एन की दिशा में क्षेत्रीय वेक्टर डी ए द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बिंदु P पर +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 q/r² होती है। E की दिशा O से P की ओर होगी, इसलिए क्षेत्रफल dA से निर्गत फ्लक्स d फाई का मान E.dA होगा। d फाई E बराबर E.dA cos थीटा, क्योंकि थीटा जो है वो E और dA के बीच का कोण है। समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो d फाई E बराबर इस E का मान यहाँ रखा जाएगा 1/4πε0 q/r² इंटू dA cos थीटा। तो इसमें से q/4πε0 अलग कर लिया गया और dA cos θ/r² एक साथ कर लिए। ये जो dA cos θ/r² है ये क्षेत्रफल dA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण है, जिसे डी ओमेगा कहते हैं, और इसका मान हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, करेंगे हम लोग, साथ में बने रहिए, बीच में वीडियो छोड़ के भागिएगा मत। लैपटॉप है, हमको नीचे करने में टाइम लगता है। डी फाई ई का मान हो जाएगा q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ क्षेत्रफल ए से अभिलंबों निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए होगा, सरफेस इंटीग्रल। ई का मान और डी ए का मान यहाँ से रखना है। ये जो डी फाई ई था, इस डी फाई ई का मान यहाँ हम रखेंगे तो इसमें से ये पूरा तो पूरा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, सिर्फ डी ओमेगा के इंटीग्रल करेंगे। डी ओमेगा संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घनकोण है, जिसका मान 4π होता है। स्टे रेडियन। फाई बराबर q/4πε0 इंटू 4π, ये 4π से 4π कट जाएगा, सिर्फ बच रहा है q और ε0। वी हैव फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू q। यही काउस का कथन है, याद रखिएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, वीडियो को 2 बार देखिए कम से कम। अगला क्वेश्चन है गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित, कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। अथवा यही प्रश्न दूसरी भाषा में पूछता है कि विद्युत स्थैतिकी में गॉस की प्रमेय बताइए। इसका उपयोग करके एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक तो कीजिए। अभी इसके पहले जो प्रश्न हम लोगों ने किया है उसमें गॉस की प्रमेय कंप्लीट हो चुकी है, यही तो था गॉस का प्रमेय, पाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। तो ये हो चुका है। अब इस केवल अनंत लंबाई के तार के बारे में जानकारी लेते हैं। यह एक अनंत लंबाई का चालक तार है और इसका गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है। गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिससे होकर परिबद्ध कुल फ्लक्स का मान हम ज्ञात करते हैं। इसके सिरे पर आप देखो तो ये क्षेत्रफल dA और वेक्टर E दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होगा और दूसरे सिरे से भी फ्लक्स का मान 0 होगा। फ्लक्स रेखाएं सिर्फ इस पृष्ठ से हमको मिलेंगी जो यहाँ से गुजर रही हैं। E और D ये समान दिशा में है, इसके लिए थीटा का मान 0 और cos 0 का मान मैक्सिमम होता है और cos 90 का मान 0 होता है। तो इस पृष्ठ के लिए फ्लक्स मिलेगा, जबकि इस पृष्ठ के लिए फ्लक्स नहीं मिलेगा। कितना होगा फ्लक्स वो देखते हैं कैलकुलेट करके। अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चित्र आपने देखा, चित्र में एक अनंत लंबाई का चालक तार प्रदर्शित है जिसके आवेश का रेखीय घनत्व q कूलाम प्रति मीटर है। माना यह तार के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसकी अक्ष से दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु P है
जहां इस चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र में इस चालक तार के चारों ओर स्मॉलर त्रिज्या का एक बेलन दर्शाया गया है जिसकी स्मॉल एल लंबाई है तथा प्रेक्षण बिंदु P इसके वक्र पृष्ठ पर स्थित है। ये जो बिंदु P है ये इसके वक्र पृष्ठ पर स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रेक्षण बिंदु है, ये P पर स्थित है जो कि समांतर दिशा में आपको दिख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। और नेक्स्ट इसके बाद में है कि इस बेलन की अक्ष तथा तार की अक्ष एक ही है। चूंकि तार समान रूप से आवेशित है अतः इसकी अक्ष से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान होगी तथा इसकी दिशा अक्ष के लंबवत बाहर की ओर होगी। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस बेलन के अनुप्रस्थ काट के समांतर है। अतः इस बेलन के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान 0 है। जो भी आपको समझाया कि जो समांतर पृष्ठ है वहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर E और वेक्टर E दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत, इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ऐसा होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला टॉपिक है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr। आप जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, बट यहाँ h नहीं, लंबाई l प्रयोग की जाएगी क्योंकि तार है। सो बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ke × 2πrl हो जाएगा। इसलिए बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान φ1 + φ2 और φ1 का मान तो 0 है क्योंकि लंबवत जो ये बेलन है इस बेलन के इस लंबवत पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, जबकि इस पृष्ठ की फ्लक्स की गणना हमें करनी है। ke × 2πrl और φe बराबर 2πrl × ke। इस बेलन के अंदर परिबद्ध वैद्युत आवेश q डैश बेलन के अंदर तार की लंबाई और प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा l × q। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो रेखीय आवेश घनत्व होता है प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। सो गॉस के अनुसार बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स φe बराबर 1/ε0 × q डैश और q डैश की वैल्यू l × q आएगी। इन दोनों समीकरणों के मानों को आपस में बराबर कर देंगे, l से l कट जाएगा और E का मान आ जाएगा 1/2πε0 × q/r। ये है अनंत लंबाई के चालक तार के लिए। याद रखिएगा, एक बार वीडियो को और देखिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7 है। गॉस के नियम का उपयोग करके असीमित अनंत विस्तार वाली या समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करिए। अथवा स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम का उपयोग करके अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम सभी लोग डिस्कस कर चुके हैं, गॉस के नियम कंप्लीट हो गई है। इसे पहले प्रश्न संख्या 5 में डिस्कस किया जा चुका है। अब सिर्फ सीखना है, गॉस का नियम याद है ना, q बराबर पाई बराबर q/ε0। अब हमें सीखना है अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप चित्र में देखिए BCDG एक अनंत विस्तार की एक आवेशित समतल प्लेट है जो यहाँ चित्र में दिख रही है आपको, जिसकी मोटाई नगण्य है। इस प्रकार की प्लेट के दोनों पृष्ठों पर समान आवेश होता है। माना कि इसके प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ये एक समतल चादर है BCDG और इस बहुत पतली है, इसलिए दोनों पृष्ठों पर समान आवेश है। एक इधर को फ्लक्स मिलेगा, एक इधर को फ्लक्स मिलेगा और दोनों क्षेत्रफलों के लिए हम फ्लक्स घनत्वों को जोड़ देंगे। कैसे करना है देखते हैं। इस चित्र के सापेक्ष जो गणना हमें करनी है वो कुछ इस तरीके से है। ध्यान दीजिए, यदि प्लेट धनावेशित है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होती है, और यदि प्लेट ऋणावेशित है तो तीव्रता प्लेट के लंबवत अंदर की ओर होती है। चित्र में धनावेशित प्लेट दिखाई गई है। माना कि प्लेट के निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है।
इसके लिए इस प्लेट के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं, जिसकी अनुप्रस्थ काट पी के प्रता क्षेत्रफल अवयव डीए है, जो शीट के समांतर है। बेलन के पी तथा पी डैश सिरे प्लेट से समान दूरी पर है। सिरे पी पर डीए के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई समान होगी। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्षेत्रफल अवयव डीओ को क्षेत्रफल सदिश डीए से प्रदर्शित किया गया है, जो कि ई की ही दिशा में होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कहाँ है, अभी बताता हूँ। सिरे पी पर इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान ई डॉट डी ए इज इक्वल टू cos 0 बराबर ई डी ए होगा। इसी प्रकार गॉसियन पृष्ठ पी डैश से गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो है वह भी ई डी ए ही होगा। क्यों? समतल चादर के एक तरफ ई डी ए और दूसरी तरफ भी क्या होगा, ई ए ही तो होगा। ये दोनों मान हमें लिखने हैं। तो एक पृष्ठ के लिए ई डी ए, दूसरे के लिए बी डी ए। गॉसियन पृष्ठ के वक्र तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब परस्पर लंबवत होंगे। ये जो आप देख रहे हो लंबवत रेखाएं, ये समानांतर इसलिए 0 है, जबकि इसके लंबवत जो रेखा खींचेंगे वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगी। सो ऐसे में थीटा का मान 90 और cos 90 का मान होता है 0, इसलिए ई डी ए की वैल्यू 0 होगी। अर्थात गॉसियन पृष्ठ के वक्र तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। अतः बंद पृष्ठ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी ए प्लस ई डी ए प्लस 0 बराबर 2 ई डी ए। परंतु बंद पृष्ठ के अंदर समतल प्लेट से घिरा क्षेत्रफल डी ए इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू डी ए होगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये होता है सिग्मा बराबर Q बाई डी ए। तो यहाँ से Q बराबर होगा सिग्मा इंटू डी ए। सो इस सिग्मा इंटू डी ए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। सो भी है वो फाई ई एज अ क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का नियम होता ही है। तो यहाँ से 2 ई डी ए जो ये फ्लक्स है और जो आवेश Q है उसकी जगह सिग्मा डी ए प्रयोग कर लेंगे बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो डी ए है ये कट जाएगा, अतः ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है समतल चादर के लिए तीव्रता का व्यंजक। इस तरीके से आज आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया। लेसन 1 कंप्लीट है, लेसन 1 आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको सभी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।